नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को जानने समझने के कार्यक्रम सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीसरे सरसंघ चालक बाला साहब देवरस इमरजेंसी में अपनी भूमिका को लेकर हाल में विवादों में थे। उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था और इंदिरा गांधी से आरएसएस पर लगे प्रतिबंध को हटाने की गुजारिश भी की थी। वैसे देवरस को संघ को सक्रिय राजनीति से जोड़ने का श्रेय भी दिया जाता है। वे उस कालखंड में आरएसएस के प्रमुख थे जब राम जन्मभूमि मंदिर का हिंसक और नफरत से भरा आंदोलन चलाया गया और बाबरी मस्जिद को ढहाया भी गया। उनके कार्यकाल में हुए कई दंगों में संघ के शामिल होने की चर्चाएं भी चली। हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हैं। आइए उनसे बाला साहब देवरस के बारे में और बातचीत करते हैं, उनके बारे में और विस्तार से जानते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि जो कालखंड है देवरस साहब का आरएसएस के चीफ के तौर पर, उसको किस तरह से देखा जाए? उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनके योगदान और उनकी पॉलिसीज के मद्देनजर। अनम्यूट कर लीजिए। जैसे हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं कि गोलवलकर का जो रोल था, उन्होंने इसको एक वैचारिक प्रधानता दी और उसके आधार पे इसका बहुत विस्तार उन्होंने इनकी शाखाओं का विस्तार किया और महात्मा गांधी के मर्डर के जो चार्जेस थे उसके कारण उनको अरेस्ट भी किया गया था। बहुत से कारण उसमें थे। खैर, वो जब 1973 में जब वो उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मधुकर दत्तात्रेय देवरस को नॉमिनेट किया। इनको बाला साहब देवरस के रूप से ज़्यादा जाना जाता है और ये बाला साहब देवरस अपने बचपन से ही संघ से जुड़े हुए थे। यानी 12 साल की उम्र से वो एक सक्रिय इसमें रोल निभा रहे थे और ऐसा कहा जा सकता है कि उनका जो पूरा लालन पोषण हुआ, वैचारिक समझ हुई, राजनीतिक समझ हुई, वो संघ के आधार पर ही चली। वो हिंदू राष्ट्र के प्रबल समर्थक थे और उनका फर्क यही था कि वो एक काफ़ी प्रैग्मेटिक, सक्रिय व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि आरएसएस का जो इंटरवेंशन है, जो मध्य आरएसएस ने जो समाज में काम करना है, वो समाज के सब क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम करे। यानी एक तौर से जैसे गोलवलकर के समय वो कम से अपने आप सीमित रखते थे अपने आप को शाखाओं में, और कुछ संगठन खैर उन्होंने बनाए भी थे, एबीवीपी, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद बनाए थे। तो बाला साहब के समय इन संगठनों को भी बहुत सक्रिय किया गया और धीरे-धीरे ये जो भारतीय जनसंघ था, उसको राजनीति में ज़्यादा जगह मिले, इसके लिए बाला साहब का काफ़ी कोशिश थी। सबसे महत्वपूर्ण उनकी बात जो थी वो तो का जो जेपी मूवमेंट को समर्थन। अब जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन चालू किए थे, उसमें तो बहुत सारे उन्होंने, जैसे गुजरात से आंदोलन चालू हुआ, बाद में बिहार में गया, उन्होंने फिर छात्र संघर्ष समिति, नवनिर्माण मूवमेंट और संपूर्ण क्रांति, ऐसी चीज़ें की। अब इसमें जो वो आंदोलन कर रहे थे, तो बाला साहब के नेतृत्व में आरएसएस इसमें पूरा जुड़ गया। अब खैर जयप्रकाश जी की भी जो समझ है, वैसे तो आज़ादी के आंदोलन में उनका योगदान अद्वितीय है, पर यहाँ कुछ कारणों से जो उनकी आरएसएस के बारे में समझ थी, वो काफ़ी शंकास्पद हो गई। जो भी उनका फ्रस्ट्रेशन हो या निराशा हो उनकी, तो उन्होंने एक बयान दिया जो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया कि अगर आरएसएस फाशिस्ट है, तो मैं भी फाशिस्ट हूँ। यानी आरएसएस को उन्होंने गहराई से समझा नहीं, वो केवल अपने आंदोलन को मजबूत करना चाहते थे। तो बाला साहब ने इसके लिए नानाजी देशमुख को, जो उस समय बीजेपी के संगठन मंत्री थे, उनको जयप्रकाश जी के साथ जोड़ दिया और बाद में फिर पूरे रूप से उसका आरएसएस का उस आंदोलन पे पूरा एक नियंत्रण रहा, ऐसा कहा जा सकता है। अब जब इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी के दौरान क्योंकि बाला साहब तो आरएसएस का पूरा सहयोग था जेपी आंदोलन को, और जेपी ने जो बयान दिया कि पुलिस और मिलिट्री ये सरकार के इल्लीगल, गैर कानूनी
आदेशों को न माने, उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और आरएसएस का बहुत गहरा संबंध था इस आंदोलन से, तो आरएसएस के भी कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पर अब जैसे आरएसएस के कार्यकर्ताओं की आदत है कि वो जेल में जाके पहला काम यही करते हैं कि जेल में से निकला कैसे जाए। वो उनका एक मुख्य काम रहता है। जैसे सावरकर तो इसके बारे में क्लासिक किस्सा है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी वही किस्सा है। तो बाला साहब ने भी जेल में जाने के बाद अपने टोन को माइल्ड कर दिया और इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा उन्होंने 18 अगस्त को जो उन्होंने नहीं सॉरी 22 अगस्त 1975 को लिखा। तो उन्होंने उसमें इंदिरा गांधी की तारीफ की कि भाई मैंने आपका 15 अगस्त का भाषण सुना, बहुत बैलेंस था, आपको बधाई हो। यानी एक तरह से वो अपने ब्रिज बनाने की कोशिश उन्होंने कर ली। फिर इंदिरा गांधी ने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दूसरा पत्र लिखा, वो नवंबर 10, 1975 को, और उसमें उन्होंने कहा उनको बधाई दी कि भाई आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसले ने आपके चुनाव को वैध ठहराया है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और आपका ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम, वो उस समय संजय गांधी का बहुत दबदबा था और ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें थी, हम उसका पूरा समर्थन करने के में लगे। इंदिरा गांधी ने उसका भी जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने इंदिरा गांधी के जो पैट्रन सेंट टाइप थे, जिनको इंदिरा गांधी बहुत मानती थी, विनोबा भावे, यानी गांधी जी के जो एक मॉरल स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विरासतदार जो थे विनोबा भावे, उनको पत्र लिखा कि मैंने सुना है कि इंदिरा जी आपको मिलने आने वाली, वो आएंगी तो देश के हालात के बारे में तो बात होगी, तो आप उनसे आरएसएस पर पाबंदी, आरएसएस पर जो ये बैन लगाया गया है और जो हम लोग जेल में हैं, इसके बारे में बात करके हमको रिहा करने की कोशिश कीजिए। तो यानी ये वही उनका ढर्राव यही था कि, और उन्होंने इसमें ये भी लिखा, इंदिरा गांधी के पत्र में ये भी लिखा कि हमारा जेपी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, गुजरात के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। अब ये देखिए चालाकी, एक तरफ से पूरी सक्रियता से इन आंदोलनों में हिस्सा लेकर उनपे जो महात्मा गांधी की हत्या का काला दाग लगा था, उसको वो डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ उसमें भाग भी लेते हैं। एक दोहरी नीति वो चलाते हैं और क्योंकि उनके पास तो खैर बहुत बड़ा संगठन है, वो दोहरी नीति के आधार पर उन्होंने ये भी कहा, ये भी अपने पत्र में लिखा कि हमारा गुजरात के आंदोलन से और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से हमारा कोई संबंध है, पर इसके बावजूद भी उनको जेल से नहीं रिहा किया गया। दूसरी बात ये हुई कि जेल में जो आरएसएस के कार्यकर्ता बहुत सारे थे, उसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो ज़्यादातर पैरोल पे बाहर रहे। दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने माफ़ीनामा लिख के दे दिया। उन्होंने उसका एक पर्टिकुलर नाम था कि भाई हमने जो किया गलत किया, इसके बाद ऐसा नहीं करेंगे वगैरह, ऐसा माफ़ीनामा लिख के बहुत सारे कार्यकर्ता जेल से बाहर आ गए। तो ये उनकी इमरजेंसी की स्टोरी है और इसके बेनिफिट में उनको जनता पार्टी का जो भारतीय जनसंघ थी, वो जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई और उसमें उनको कैबिनेट पोस्ट मिली वगैरह वगैरह, जो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी हाँ, वाजपेयी। लेकिन इंदिरा गांधी को ये बात समझ में आ गई थी शुरू में ही कि जो कुछ भी जेपी कर रहे हैं उसको आरएसएस पूरी तरह से समर्थन दे रहा है और आरएसएस उनकी सत्ता को पलटना चाहता है। और वो तो यहाँ तक मानती थी कि शायद इसके पीछे सीआईए और अमेरिका का भी हाथ है, उनकी भी फंडिंग है, उनका भी सहयोग है, क्योंकि इंदिरा गांधी एंटी अमेरिकन पोस्चर ली हुई थी, अमेरिका के खिलाफ खड़ी हुई थी और उसके ये अमेरिका परस्त थे। जो दक्षिणपंथी ताकतें थी वो अमेरिका को पसंद करती थी। तो ये आरएसएस पे बैन लगाने का उनका मकसद ये था कि वो, जबकि आरएसएस ने लिख के दिया था कि कभी वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, इसी शर्त पर सरदार पटेल ने उनसे बैन हटाया था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि देवरस के कार्यकाल में बीजेपी या जनसंघ राजनीति में ज्यादा सक्रिय ढंग से हिस्सेदारी लेना उसने शुरू किया? मैं इसको ऐसा रखूंगा कि आरएसएस ने वो जमीन बनाई जिसपे भारतीय जनसंघ राजनीति में ज्यादा मजबूती से उभर सके। तो ये जमीन तो आरएसएस ने बनाई, ये जेपी आंदोलन में
उनके साथ जुड़ के, और उस आंदोलन को पूरा इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। नानाजी देशमुख जो थे, जिनको अभी-अभी इन्होंने भारत रत्न दिया है, वो पूरे आरएसएस के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के संगठन मंत्री थे। तो उन्होंने ही वो ज़मीन बनाई जिससे जनसंघ को भारतीय राजनीति में एक स्थान मिलना चालू हो गया। जैसे आपने कहा कि इसमें सीआईए का रोल, कई लोगों ने इसके बारे में भी शंका रखी है, क्योंकि उस समय सीआईए काफ़ी सक्रिय था और जो नए आज़ाद देश हुए थे, वो नहीं चाहते, सीआईए नहीं चाहता था कि वो वामपंथी रशिया, उस समय रशिया ऐसे देशों को बहुत समर्थन कर रहा था, ये उसकी ओर ना जाएँ, ये था। और उसमें एक और देखिए, 1971 के बांग्लादेश का जब मुक्ति हुई, उस समय भी इंदिरा गांधी ने बहुत मजबूती से इंडो रशियन पैक्ट किया और पूरी हिम्मत से अमेरिका ने धमकी भी दी कि हम 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजेंगे। उससे बिना डरे, क्योंकि अमेरिका रशिया से एक समझौता भी था, तो ट्रीटी की थी, इंडो रशियन ट्रीटी। तो उसके कारण फिर रशिया को मात देने के लिए सीआईए का भी रोल इसमें रहा होगा, ऐसा बहुत से स्कॉलर्स का मत है। और ये बात बिल्कुल सही है कि देवरस की मुख्य बात क्या थी गोलवलकर से अलग? देवरस को उस प्रकार से आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं थी, जिस प्रकार से जो आध्यात्मिकता मानी जाती है, कही जाती है, जो गोलवलकर में थी। इनका ज़्यादा ज़ोर था कि अभी कम्युनिटी में, पॉलिटिक्स में उतर के और समाज में सक्रिय हस्तक्षेप किया जाए। इसीलिए इसके बाद के जो हम बात देखेंगे तो यही हुआ कि जो इनके बाकी अंग थे, जैसे विश्व हिंदू परिषद को इन्होंने इसके बाद एक्टिवेट कर दिया। राम जन्मभूमि का मुद्दा पहले वीएचपी ने किया, और ये आरएसएस का ही फैसला था कि अभी वीएचपी और एबीवीपी, ये 2 संगठनों को हम ज़्यादा मजबूत करेंगे, जिसके कारण आगे की पूरी राजनीति अनफोल्ड हुई। तो इनको राजनीतिक एरिया में काफ़ी रुचि थी और उसमें हस्तक्षेप करने का इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है बीजेपी के लिए बाद में जो बनी। और ये देवरस की योजना का हिस्सा था कि ज्यादा से ज्यादा आरएसएस के प्रचारकों को बीजेपी में भेजा जाए, तैयार लोगों को राजनीति में भेजा जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए राजनीति में। देखिए, ये तो वैसे आरएसएस की शुरू से ही प्लानिंग थी कि उनके जो प्रचारक हैं, वो ये 2 प्रकार से हस्तक्षेप करें। एक तो जो सरकारी व्यवस्था है, शिक्षा, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशरी, इसमें वो सक्रिय हो जाएँ, एक। और दूसरा, जनसंघ को ज़्यादा मजबूत, ये भारतीय जनता पार्टी को तो शुरू में, अभी तो आजकल बीच में उनके बीच में कुछ थोड़ा मनमुटाव दिख रहा है, पर उस समय उनके बीच में किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं था। जो चीज़ें पहले गोलवलकर ने लिखी थी कि स्वयंसेवक कार्य और प्रचारकों को वही करना है जो उनको कहा जाए। उनको कहा जाए आप राजनीति में जाके लेक्चर दो, ये करो, तो उनको वो करना है। तो उस समय तो जो बीजेपी की पॉलिसीज़ और आरएसएस की पॉलिसीज़ में आपको कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता था, और आपकी बात बिल्कुल सही है। इस दौरान उन्होंने एक तो वीएचपी में बहुत प्रचारक भेजे, बीजेपी में बहुत प्रचारक भेजे और एबीवीपी में प्रचारक भेजे, जिसके आधार पे ये राम जन्मभूमि का एक, जो जिसने देश को बहुत बाँटा, उस आंदोलन को खड़ा करने में इनका बहुत योगदान। जी। जो देवरस का कार्यकाल था वो काफी घटनाओं से भरा हुआ था। यानी इस समय पंजाब का आंदोलन चल रहा था, वहाँ असम में आंदोलन चल रहा था, फिर मंदिर मस्जिद वाला आंदोलन शुरू किया गया। इन सारे आंदोलनों में आरएसएस की भूमिका किस तरह की थी? देखिए, आरएसएस डायरेक्टली तो हस्तक्षेप कहीं भी नहीं करता, पर एक है, जैसे पंजाब का आंदोलन का एक क्लासिकल एक उदाहरण है। उस समय क्या हुआ कि खालिस्तानी आंदोलन जो चल रहा था, उसके कारण इन लोगों को लगा कि भई अभी देश के सामने सबसे बड़ा संकट है, वो खालिस्तानी आंदोलन है। तो 1984 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस, उनको लगा कि अभी बीजेपी उतनी सक्षम नहीं है कि वो सत्ता में आकर इस बात को डील कर सके, और तो इसलिए कांग्रेस ही पार्टी है। उस समय उन्होंने अपने पूरे बेस, जो उनके मानने वाले लोग थे, प्रचार, उन्होंने खुले रूप से 1984 में कांग्रेस के समर्थन में अपना योगदान दिया, जिससे मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मेजॉरिटी से राजीव गांधी जीत कर आए। तो ये इस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से तो ये नहीं दिखते,
पर ये भी कहा जाता है कि जब 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी आई तो वो भी थोड़ा सा हिंदू आइडियोलॉजी की तरफ झुक गई और आरएसएस की बात सुनने लगी। तो दोनों के बीच में एक तालमेल भी बन गया था 1980 के बाद। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 1900 मेरे ख्याल से 77-78 के बाद जब वो फिर से पावर में आई, उसके पहले ये ईरान में ये फंडामेंटलिस्ट क्रांति की बात आ रही थी। तो इंदिरा गांधी को लगने लग गया कि ये जो धर्म के नाम की राजनीति है, ये देश को ग्रिप कर सकती है, देश को पकड़ सकती है। तो वो धीरे-धीरे फिर वो मंदिरों में यात्रा करने मंदिर जाने लगी और आरएसएस के कुछ बातों को वो अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने लगे। ये बात बिल्कुल सच है और 1984 में तो क्लियर कट उसमें दिख गया कि दोनों में तालमेल से ज़्यादा आरएसएस का ये उद्देश्य था कि वो कांग्रेस का समर्थन करें ताकि वो खालिस्तान के मुद्दे को संभाल सके, उसको डील कर सके। ये भी कहा जाता है कि 84 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उनमें कांग्रेस के लोग तो शामिल थे ही, आरएसएस के लोग भी उतनी ही सक्रियता के साथ शामिल थे। उनकी भी भागीदारी कम नहीं थी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और इसमें लोगों को विश्वास करना मुश्किल होगा क्योंकि इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत स्ट्रांग है। पर 1984 के प्रतिपक्ष नाम की एक पत्रिका थी, उसके एडिटर थे जॉर्ज फर्नांडिस। तो उसमें नानाजी देशमुख का एक लेख छपा कि देश के लिए ये एक बहुत कठिन समय है और राजीव गांधी को हमने पूरी तौर से मदद करना चाहिए। और जो रिपोर्ट्स आई पीयूसीएल की और बाकी, उसमें ये बताया गया कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे ग्राउंड लेवल पे, उन्होंने भी इसमें पूरा भाग लिया। अब ये बात पर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वो पूरा चीज़ वो बीजेपी वाले भी खुद ये कांग्रेस के सिर पे डाल देते हैं। पर इसमें जो आरएसएस का पार्टिसिपेशन था, उनकी जो हिस्सेदारी थी, उसको लोग बहुत कम देखते हैं। और ये नानाजी देशमुख का जो लेख है, ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि आरएसएस ने कैसे खुले तौर पे कांग्रेस का समर्थन किया और ये खालिस्तानी आंदोलन के खिलाफ, और उस समय वो पूरी तौर से दंगों के पक्ष में थे। असम आंदोलन में भी कहा जाता है कि ठीक है, ये असम गण परिषद इसको लीड कर रहा था, लेकिन आरएसएस भी उसके अंदर था और असम गण परिषद का तो जो आंदोलन था वो बांग्ला भाषियों के खिलाफ था, बांग्लादेशियों के खिलाफ था। लेकिन इन्होंने इन्फ्लुएंस करके उसको एंटी मुस्लिम बना दिया और जो नेल्ली का नरसंहार हुआ उसमें तो वाजपेयी जी की भूमिका मानी भी जाती है। एक तरह से उन्हीं ने कॉल दिया था जिसके बाद नरसंहार हुआ था। तो इस तरह के आंदोलनों में आरएसएस की भूमिका बार बार दिखती रही है। ये आपने जो नेल्ली का उल्लेख किया, ये मेरे ख्याल से 1883 का है, 1883 जहाँ तक मेरा अंदाज है। और उस समय लालुंग ट्राइब को इन्होंने भड़काया, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ, और 3 दिन में 3000 लोगों का मुसलमानों का कत्लेआम हो गया। तो उस समय भी ये आरएसएस की निश्चित भूमिका क्या रहती है कि आप जो भी काम करो उसको एक एंटी मुस्लिम टच दे दो। अभी जैसे ये इससे मुद्दे से हटके थोड़ा बोल रहा हूँ, आज जो वो दलितों में काम कर रहे हैं, आदिवासियों में काम कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ हीरोज को खड़ा कर रहे हैं और उसको हीरोज को उनका आद्य देवता बताते हैं और उनको एंटी मुस्लिम भी बताते हैं। तो आसाम में भी उन्होंने यही किया कि आसाम में भी जो उनका पूरा चला वो मुस्लिम विरोध की भाई और बांग्लादेशी घुसपैठी है। मैं उस समय, मुझे याद है, मैंने एक पत्रिका देखी थी इनकी पांची जन्ने या कोई एक देखने में आ गई, उसके कवर स्टोरी पे भी था कि बांग्लादेशी घुसपैठी आक्रामक रूप में लुंगी और ये पहनकर भारत में आ रहे और भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे। तो बांग्लादेशी मुसलमान के नाम पे उन्होंने जो कैंपेन चलाई वो आज तक जारी है, आज तक भी उसमें कोई ढील नहीं आई। और ये नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने काफ़ी शुरू से अपने प्रचारकों को भेजा हुआ है। अभी जैसे मणिपुर का आप देख रहे हैं, मणिपुर में भी 3 साल पहले तक आरएसएस के बड़े-बड़े प्रचारक वहाँ काम कर रहे थे और नॉर्थ ईस्ट उनका एक केंद्रीय रहा है। तो पहले मुझे भी आश्चर्य हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में ये कहाँ से आ गए। तो आप डिटेल में जाके देखिए तो नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने काफ़ी पैठ जमाई हुई है अपने प्रचारकों के माध्यम से, जो एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा के साथ-साथ जो
स्थानीय सवाल हैं उसको जोड़ देते। इस दौरान बहुत सारे दंगे हुए जिनमें मतलब बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी हुए, मुंबई में भी राइट्स हुए, भिवंडी में हुए, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, इस तरह से भागलपुर कई जगह राइट्स हुए और बार-बार आरएसएस का नाम आता रहा कि आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या ये देवरस का सोच था कि वो इस तरह से हर जगह हिंदू मुस्लिम करके स्थितियां पैदा करें जिसमें इस तरह की टकराव हो जाती थी, हिंसा हो जाती थी और आरएसएस के वर्कर्स का की भी भूमिका रहती होगी उसमें? देखिए, ये सांप्रदायिक दंगों का एक चरित्र ऐसा है कि ये ऐसे दिखाए जाते हैं कि जैसे ये स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, स्वतःस्फूर्त हो रहे हैं। और जब गहराई से आप अध्ययन करें, तो उसमें दिखता है कि कोई संगठन इसको ऑर्केस्ट्रेट करता है, इसको करवाता है। यानी दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। और आप जितने भी अभी गहरे अध्ययन आए हैं, उसमें ये देखने को आ रहा है कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं, बाद में चलकर चुनावी क्षेत्र में वहाँ बीजेपी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो अब इसका आप लिंक लगा लीजिए कि एक तो दंगे खुद होके होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं और दूसरा दंगों के बाद बीजेपी की वहाँ जड़ ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तीसरा उससे ध्रुवीकरण होती है और ध्रुवीकरण में सांप्रदायिक राजनीति पहले से गहरी हो जाती है। तो ये शुरू में भी वैसी थी, पर बाला साहब देवरस के दौरान, उनके सरसंघ चालक के दौरान ये घटनाएँ ज़्यादा हुई और मेरे ख्याल से उन्होंने जो नींव डाली, उसी के कारण बीजेपी बाद में सत्ता में आ सकी। पहले 13 दिन, फिर 13 महीने, फिर 4.5 साल वाजपेयी और अभी 10 साल से मोदी। ये इसकी आधारशिला वही ध्रुवीकरण है, जो देवरस के दौरान इसने अपना एक उत्थान देखा। क्या जैसा आपने कहा कि देवरस का आइडिया ये था कि समाज के हर हिस्सों में समाज, राजनीति, हर आर्थिक, यहाँ तक कि उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच भी बनवाया था फिर। तो उनका इरादा ये था कि हर तरफ आरएसएस होना चाहिए, ये प्रचारक होने चाहिए। तो क्या उनके दौरान ही ये कोशिश हुई कि मीडिया में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में या दूसरे जो सरकारी महकमे हैं, गैर सरकारी महकमे हैं, वहाँ पर आरएसएस के लोगों को भरा जाए, रखा जाए ताकि मौका पड़ने पर वो काम आए? जी, एक तो पहले सक्रिय रूप से सरकारी संस्थाओं में इनका जो आना चालू हुआ, वो जनता पार्टी के बनने के बाद हुआ। वो जब आडवाणी, वाजपेयी और बृजलाल वर्मा मिनिस्टर्स बने, उन्होंने मीडिया पे भी एक कंट्रोल रखा। उन्होंने बाकी चीज़ों में भी अपनी घुसपैठ को जारी किया और ये प्रक्रिया फिर चलती रही, एक के बाद एक वो होता रहता है। और दूसरा ये देखिए कि इनके अंदर जैसे अभी आईएएस अकेडमीज़ हैं, यही जाके ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा आईआईटी आईएएस अकेडमीज़ ये आरएसएस चलाती है। ये एक तो इसी में से जो ग्रेजुएट थे उसमें जाते हैं। फिर जैसे मिलिट्री में जाने वाले कौन हैं? हौसला मिलिट्री स्कूल, उन्होंने इसमें ग्राउंड बना के रखा है। ऐसे मिलिट्री स्कूल्स हैं। तो ये सब जो हुआ, ये देवरस के काल में ही हुआ ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि गोलवलकर के समय ज़्यादा फ़ोकस इस पे नहीं था। ज़्यादा फ़ोकस शाखाओं में था और शाखाओं में से जो निकलते थे, वो थोड़ा बहुत जाके काम करते थे। पर इस पीरियड में शाखाओं की संख्या भी बहुत बढ़ी और ये सब जो घुसपैठ है, अ, एक तो क्या कहेंगे उसको कि जो आरएसएस खुद होके कार्यकर्ता वहाँ जाता है और दूसरा सरकारी आदेश से, जैसे आडवाणी है, वाजपेयी थे, इनके आधार पे ये नौकरशाही में और सरकार के सभी अंगों में इनकी घुसपैठ उससे ज़्यादा होती है। थोड़ा इनकी सोच पर और रोशनी डालिए। क्या ये कहा जाता है कि देवरस ने ही ये थ्योरी दी थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं, बशर्ते वो एक संस्कृति को फॉलो करें, एक देश को माने। यानी जो हिंदू संस्कृति है उसको अडॉप्ट कर लें तो मुसलमान भी हिंदू हो गए। ये आइडिया उन्होंने दिया जिसको बाद में विस्तार किया गया। मेरे ख्याल से पहले ये गोलवलकर ने अपनी किताब वी आर आवर नेशन ऑफ डिफाइंड में ये कहा कि यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, क्रिश्चियन और मुसलमान, उन्हें केवल हिंदू संस्कृति को ही मानना चाहिए और अगर वो ये नहीं करते हैं, तो वो
को यहाँ के कोई नागरिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये उन्होंने उस समय कहा। और उसी का फिर विकास करके बाद में धीरे-धीरे कहा जा सकता है कि देवरस के समय ये चीज़ को और मजबूत किया गया कि हिंदू की परिभाषा और उसके साथ-साथ ये कि भई ये मुस्लिम और क्रिश्चियन जो हैं, ये हिंदू को हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हिंदू के संस्कार अडॉप्ट करें, वरना उनको किसी प्रकार का यहाँ नागरिक अधिकार का कोई बात नहीं हो सकती। ये दोनों दोनों पहले गोलवलकर ने इसकी नींव रखी और देवरस ने इसको ज़्यादा परिभाषित किया, स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। एक चीज, एक और श्रेय दिया जाता है आरएसएस की तरफ से देवरस साहब को कि उन्होंने जो अछूत समझे वाले समुदाय हैं, उनको जोड़ने के लिए अपने प्रचारकों को ज्यादा से ज्यादा उनके पास भेजा, क्योंकि उन्हें लगा कि जब तक उनको नहीं जोड़ेंगे तब तक वो हिंदू एकता हासिल नहीं की जा सकती। उनका मुख्य जो वाक्य ये था कि आरएसएस का सबसे बड़ा उद्देश्य है हिंदुओं की एकता को स्थापित करना, एक। और दूसरी तरफ से ये भी था कि हिंदुओं के एकता के साथ-साथ गैर बराबरी को बनाए रखना। अब ये देखिए, ये कितना एक चालाक काम हो सकता है कि कई स्कॉलर्स ने इसके बारे में लिखा है कि वो हिंदुओं की एकता तो चाहते हैं, पर गैर बराबरी को रखते हुए। तो ये बात भी उस समय जो सामाजिक समरसता मंच, मैं उसके स्थापना का साल भूल रहा हूँ। सामाजिक समरसता मंच का उद्देश्य यही है कि आप दलितों में जाइए, उनको ब्राह्मणवादी तौर तरीके सिखाइए, ब्राह्मणवादी तौर तरीके, उसमें जो ब्राह्मणवाद जब कहते हैं, तो ये भी आ जाता है कि आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, वगैरह-वगैरह इस प्रकार की बातों को रखिए। तो ये इनके दौर में एक्चुअली वनवासी कल्याण आश्रम, आदिवासियों के बीच में, ये भी इसी दौरान ज़्यादा फला-फूला, जिसकी परिणति हमने देखी कि 1990 के बाद में ईसाइयों के खिलाफ बड़ी-बड़ी हिंसा होने लग गई, छोटी-छोटी हिंसा होने लग गई। तो ये भी बात उनके इसमें ज़्यादा मजबूत हो गई। तो एक ये लीनियर ट्रैजेक्टरी है, जो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी चालू हुई थी गोलवलकर के समय, और गोलवलकर थोड़े हेजिटेंट थे, वो इसमें कि भई समाज में कितना इंटरवेन किया जाए। तो बाला साहब देवरस ने रास्ते खोल दिए कि हमको हर जगह इंटरवेन करना है, हस्तक्षेप करना है और उनका हिंदूकरण या ब्राह्मणीकरण संस्कृति का, समाज का ये करना है, जो उनका उद्देश्य है। आरएसएस विचारधारा की अगर सफलता के तौर पे देखा जाए तो देवरस साहब सबसे खुशकिस्मत थे कि उन्होंने पहला प्रधानमंत्री देखा। अटल बिहारी वाजपेयी उनके जीवित रहते प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ये पूरा, जी आप पहले बात। वो एक मेरे ख्याल से 1994 में उन्होंने सरसंघचालक का पद छोड़ दिया। अब ये मुझे नहीं मालूम उनकी मृत्यु कब हुई, पर उसके बाद वो प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद 96 96 नहीं 96 या 94 है, तो वो उस समय सरसंघचालक थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये सरसंघचालक थे, ये बात निश्चित। जी, वो जीवित थे लेकिन हो सकता। जी जी। तो अब ये क्या ये कहा जा सकता है कि ये देवरस साहब के लिहाज से, हिंदू राष्ट्र के लिहाज से, पूरी हिंदू विचारधारा के लिहाज से ये पूरा कालखंड देवरस के नेतृत्व वाला सबसे ज्यादा अचीवमेंट वाला था। उसी दौरान बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, उसी दौरान कई राज्यों में बीजेपी सत्ता में भी आई और फिर लगातार अपनी पैठ बनाती चली गई। मंदिर आंदोलन में उनकी जो भूमिका थी वो सब मिला ले तो उस लिहाज से देवरस काफी बड़े फिगर हो जाते हैं हिंदू राष्ट्र के विकास के मामले में। देखिए, मेरे ख्याल से जो भारत में हिंदू राष्ट्र की अभी बिल्डिंग ये खड़ी कर रहे हैं, उसकी आधारशिला में देवरस साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत योगदान है, क्योंकि उन्होंने खुले बिना किसी हिचक के, जिसको अंग्रेजी में प्रैग्मेटिक कहते हैं, उस तरीके से उन्होंने हर क्षेत्र में आरएसएस की पकड़ को गहरा किया। और जैसे आपने कहा कि इमरजेंसी भी हुई उसके, और इमरजेंसी में इनका इमेज ट्रांसफॉर्म हो गया। इमेज इनका जो समाज में जो इनके बारे में सोच थी वो एकदम बदल गई। अभी तक तो कोई इनको महात्मा गांधी की हत्या में इनके शामिल होने के कारण कोई इनको पूछता नहीं था। तो अभी वो एक इमेज बदल गया। फिर जैसे बाबरी मस्जिद का ध्वंस,
वो कहा जा सकता है कि इसने हिंदू राष्ट्र की दिशा में सबसे बड़ा काम किया, समाज को पोलराइज करने में। तो आपसे मैं सहमत हूँ कि बाला साहब देवरस के दौरान उसको आरएसएस का वो फेज कहा जाता है जो टोटली समाज की दृष्टि से सक्रिय है, सक्रिय सबसे इसी दौरान है। वो बात बिल्कुल सही। तो जो बाला साहब देवरस के हिसाब से बहुत चमकीला था, वो भारतीय राजनीति के लिए एक डार्क एज है। वही है, ये तो समीकरण है ही, जो उनके लिए चमकीला है हमारे नफरत लिए। बढ़ी, नफरत बढ़ी, टकराव बढ़ा, उस और जो पूरा एक इंस्टीट्यूशन खड़ा था वो सारा कमजोर होना शुरू हुआ। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे। और कोई बात जो आप बाला साहब देवरस के व्यक्तित्व या कृतित्व, उन्होंने कुछ किताबें वगैरह भी लिखी है पंजाब पर और कुछ इस तरह का एक लेखन भी है उनका, लेकिन कोई बहुत उल्लेखनीय नहीं है। 2 किताबें लिखी हैं उन्होंने, पर वो इतनी उल्लेखनीय नहीं है। जैसे गोलवलकर ने 2 किताबें लिखी थी, दोनों एकदम उनकी आधारशिला बन गई। इनका उस मामले में सीमित काम था। ये प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिज्म इसमें ज़्यादा विश्वास रखते थे। वही उनका मुख्य आधार था उनके इसका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, आज की इस बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार।